Good morning class, is Akanksha and today's topic of your biology is chapter 2 classification of living beings. Classification of living beings मतलब किस तरीके से इस environment में मौजूद plants और animals को different ways पे classify किया गया है. Grouping animals as per their identity as their relationship with one another into specific classes is known as classification. ये क्लासिफिकेशन की साइंटिफिक डेफिनेशन है, मतलब कि एनिमल्स को उनकी आइडेंटिटी के बेस पे या फिर उनका दूसरे एनिमल्स के साथ क्या रिलेशन है उस बेस के ऊपर क्लासिफाई करना अलग अलग क्लासेस में, यही क्लासिफिकेशन कहलाता है. मतलब एक दूसरे से रिलेट करके उन्हें अलग अलग क्लासेस में अलग अलग हिस्सों में बांट देना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है. जैसे कि आपके स्कूल की डिफरेंट क्लासेस होती है, इस एज के बच्चे इस क्लास में जाएंगे, ये हो गया आपका एज बेस्ड क्लासिफिकेशन. या फिर होता है क्वालिफिकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, जैसे इस एज के टीचर या फिर इस प्रोफेशन के इस क्वालिफिकेशन के टीचर इस क्लास तक को पढ़ाएंगे. तो ये चीज हो गई आपकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन. तो एनिमल्स और प्लांट्स को भी जो है वो डिफरेंट बेस पे क्लासिफाई किया गया. सो व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की नीड हमें क्यों हुई? 1.78 मिलियन स्पीशीज विदाउट क्लासिफिकेशन, एंड हम लोगों ने ह्यूमंस ने जो है 1.78 मिलियन स्पीशीज जो है वो आज तक डिस्कवर की है. अब इतनी सारी स्पीशीज की स्टडी करना इन सब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स हो सकता है. अगर हमें पता ना हो कि कौन सा एनिमल कहाँ पाया जाता है, या फिर ये किस ब्रीड का है, या फिर ये किस जाति में है, या फिर ये प्लांट है या एनिमल है, अगर हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन ना हो तो इसकी स्टडी कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. क्लासिफिकेशन की नीड का बेसिस ये था कि पहली बात तो हम उन एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी अच्छी तरीके से कर पाए. दूसरी चीज, हम मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और उनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये सोच पाए या फिर ये समझ पाए कि कौन सा एनिमल कहाँ पर पाया जा सकता है. और थर्ड थिंग ये आता है कि बहुत सारे ऐसी स्पीशीज हैं जिनका नेम, कॉमन नेम और क्लास जो है वो अलग है, जैसे कि सी हॉर्स. सी हॉर्स तो सी हॉर्स है, ये एक तरीके की फिश है, लेकिन इसके पीछे जो है वो हॉर्स लिखा हुआ है. हॉर्स यानी हमारी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इसे घोड़ा कहा जाता है, जबकि ये क्या है, समुद्र में पाई जाने वाली एक फिश है. हॉर्स का और फिश का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है. इस तरीके के कंफ्यूजन्स को रोकने के लिए कि किसी भी एनिमल का नेम जो है वो उसके कॉमन नेम के ऊपर बेस्ड ना हो, मतलब हर जगह किसी जानवर को अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है. राजस्थान में अलग पुकारा जा सकता है, इंडिया लेवल पे अलग पुकारा जा सकता है, और वर्ल्ड लेवल पे अलग कॉमन नाम उसका हो सकता है. लेकिन इस तरीके से हम दूसरी जगह अगर जाएं तो उस एनिमल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. कि अगर जैसे आप लोग कहो सी हॉर्स, तो सामने वाला समझेगा कि किसी तरीके का ये हॉर्स होगा, जबकि ये एक फिश है. तो इन तरीके की कंफ्यूजन्स को रोकने के लिए और बेटर स्टडी के लिए क्या किया कि लोगों ने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के जानवरों को गुण मिला के, उनकी क्वालिटीज मिला के, क्वालिटीज के बेस पे और अलग अलग डिफरेंट तरीके के बेस पे, जैसे कि पहले जो था हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम वो इस बेस पे था कि कौन सा एनिमल यूजफुल है और कौन सा नहीं है, कौन सा प्लांट यूजफुल है और नहीं है. इस तरीके से दो क्लासेस में इसे डिवाइड कर रखा था. लेकिन आज का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसे इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब आउटर स्ट्रक्चर में किस तरीके से दिखाया जाता है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, मतलब वो इंटरनली किस तरीके के ऑर्गन सिस्टम या फिर उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है. और थर्ड थिंग है उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब वो किस एरिया में किस एडेप्टेशन में उगता है. इस बेस पे जो है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ. 1.78 मिलियन स्पीशीज का नेम जो है लोग सोच नहीं पा रहे थे कि कौन सा लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज यूज करे कि पूरे वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्सली उसे एक्सेप्ट कर ले. तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने और जूलॉजिस्ट ने मिलके ये सजेशन लिया, ये डिसीजन लिया कि प्लांट क्लासिफिकेशन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लैटिन लैंग्वेज में होगा. लैटिन लैंग्वेज जो है वो आज किसी भी कंट्री में यूज नहीं की जाती है. इसके बहुत सारे फॉर्म्स है, इसके बहुत सारे वर्ड्स है, तो शायद किसी जगह पे किसी कंट्री में काम में आते हो, लेकिन ये पूरी लैंग्वेज कहीं पर भी नहीं बोली जाती है. तो सारे साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया कि यही लैंग्वेज जो कहीं नहीं यूज की जा सकती, इसे ही हम क्लासिफिकेशन
क्या होगी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी। फॉर एग्जाम्पल मस्का डोमेस्टिका, मैग्नीफेरा इंडिका। मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई और मैग्नीफेरा इंडिका यानी मैंगो। उन्होंने हाउस फ्लाई को नेम दिया मस्का डोमेस्टिका और मैंगो को नेम दिया मैग्नीफेरा इंडिका। मतलब कई जगह उसे आम बोला जाता है, कभी उसे मैंगो बोला जाता है, किसी अल्फांसो बोला जाता है, लेकिन इन सारी कंफ्यूजन्स को मिटाने के ऊपर उसने क्या कर दिया, इसका एक लैटिन नेम रख दिया। हाउस फ्लाई को आप मक्खी भी कहते हो, हिंदी में मक्खी कहा जाता है, इंग्लिश में हाउस फ्लाई कहा जाता है। मक्खी जो है, अगर आप जैसे किसी और कंट्री में जाओगे तो आप बोलोगे कि मक्खी मुझे दिखाओ, तो उनको वो चीज समझ में नहीं आएगी। आप इंग्लिश यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा साइंटिफिक तरीके से बोलना चाहो तो मस्का डोमेस्टिका उसका करेक्ट नेम है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो इस तरीके से जो है इन स्पीशीज का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे हुआ, ज्योग्राफिकल, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। इस बेस पे इन्हें इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स और डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इन 7 कैटेगरीज में जो है वो हर एक एनिमल और प्लांट को रखा जाता है, उसको कंप्लीटली समझने के लिए कि वो एनिमल जो है वो कहाँ से आया है और किस किस से रिलेशनशिप्स रखता है, किस स्पीशीज से जो है उसका कनेक्शन है। Now we will study about brief history of plant classification। मतलब किस तरीके से जो है वो प्लांट क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई थी, किस बेसिस पे जो है वो प्लांट्स को क्लासिफाई पहले शुरुआती दौर पर किया गया था। एंशिएंट टाइम के अंदर 5 टाइप में एनिमल्स को बांटा गया था। पहले बेस तो ये था कि वो यूजफुल है या नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो लोगों ने क्या किया कि उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटना शुरू किया, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाला जानवर है, फ्लाइंग एनिमल है या फिर एक्वेटिक एनिमल है। इस बेसिस पे जो है उनके क्लासिफिकेशन को रखा गया। उसके बाद जो है एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की और ज्यादा शुरुआत की। उसने इस बेस पे क्लासिफिकेशन किया, जैसे एरिस्टोटल जो आपका फादर ऑफ बायोलॉजी है, उसने इस तरीके से शुरुआत की थी कि इस एनिमल में प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है रेड ब्लड का। मतलब 2 कैटेगरी में उसे बांट दिया गया, ये रेड ब्लड वाले जानवर और ये विदाउट रेड ब्लड वाले एनिमल्स। और उसके बाद में उसने लोकोमोशन के बेस पे बांटा कि वो चल सकता है, उड़ सकता है या फिर स्विम कर सकता है। द एनिमल कैन वॉक, फ्लाई और स्विम। लोकोमोशन के बेसिस पे उसने इस तरीके से बांटा। और प्लांट्स को उसने 3 टाइप में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब और हर्ब्स। वो ट्री है, श्रब यानी झाड़ी है या फिर हर्ब्स यानी जड़ी बूटी है। तो इस बेस पे जो था वो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, ब्लड के बेस पे, लोकोमोशन के बेस पे और प्लांट्स में 3 मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। फिर उसके बाद कार्ल लिनियस ने जो है वो अपना क्लासिफिकेशन दिया था। इसने जो है वो पूरे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट स्पीशीज को, ऑर्गेनिज्म को या फिर जो भी चीजें प्रेजेंट है उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया था, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट अलग है और एनिमल अलग है, जो कि फर्दर जीनस और स्पीशीज में भी डिवाइड हो गया था। मतलब उसकी जीनस कौन सी है और उसकी प्रजाति स्पीशीज कौन सी है। ये था हमारा कार्ल लिनियस, फादर ऑफ, ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि ये चीज ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे कि एनिमल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, मतलब उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स में या फिर वो प्लांट जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, एल्गे है या फिर फंजाई है। मतलब उन्होंने ये तो बता दिया था मॉर्फोलॉजिकल वे में कि ये प्लांट है और ये एनिमल, लेकिन वो उसकी डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे।
जिससे कि क्या है वो क्लासिफिकेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। उसके बाद जो है डार्विन की थ्योरी आई। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग लोगों ने ये सोचा कि जेनेटिकली भी प्लांट्स यानी एनिमल्स जो है वो एक दूसरे से अलग हैं और इनमें ऐसे कई सारे रिलेशंस हैं, ऐसे कई सारे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं जिसके बेस पे हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं और उस कनेक्शन के बेस पे हम इन्हें अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इनका। 1960 के अंदर जैसे कि पहले 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन का लेवल और ज्यादा बढ़ने लगा और फिर 1960 के अंदर डार्विन की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए कई साइंटिफिक तरीके से जो है वो क्लासिफिकेशन होने लगा। पहले हमारे कॉमन सेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन होता था, फिर उसके बाद जो है वो पढ़ाई के और इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होने लगा। फिर हमारे मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे कार्ल लिनियस ने करवाया और उसके बाद लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया साइंटिफिक बेस जैसे केमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इस बेस पे उन्होंने क्या करने लग गए वो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने लग गए और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे क्लासिफिकेशन की स्टेजेस भी बढ़ती गई और साइंस के रिसर्च के साथ ही साइंस के डेवलपमेंट के साथ ही क्लासिफिकेशन में भी बहुत डेवलपमेंट आया कि इस बेस पे भी इस चीज को अलग किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 7 कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया गया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस तरीके से उसे डिवाइड किया गया था। तो आज हमने पढ़ा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन एंड व्हाई इज क्लासिफिकेशन नीडेड और कल हम पढ़ेंगे कि किस पैटर्न पे या फिर किस किस टाइप के क्लासिफिकेशन हमारे लाइफ में या फिर हमारे बायोलॉजी में पढ़े जाते हैं। सो थैंक यू।